हेलो दोस्तों, कैसे हो। कल हमने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी। आज हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा की निर्माण किया था। तो जो अलाई दरवाज़ा था उसका निर्माण किस किस सुल्तान ने किया था। इसने सोचा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसने इसका निर्माण 1311 ईस्वी में करवाया था। जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में किया गया था। यानी जो 1911 में जो कुव्वत उल इस्लाम की जो मस्जिद थी उसके दक्षिणी में, जो उसके साउथ डायरेक्शन में जो प्रवेश द्वार के रूप में किया गया था। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिद थी। कौन सी सबसे पुरानी मस्जिद क्या थी? जो अलाई दरवाजे के निर्माण की। और यह कुतुब मीनार के परिसर में स्थित थी। कहाँ पर थी? कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक रहा था। 6 साल रहा था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश के अंतिम शासक शमुकुद्दीन कैमूर्स को मारकर उसने खिलजी वंश की स्थापना की थी। कौन थे? शमुद्दीन और कैमूर्स को मारकर, ठीक है, उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना करी थी। और ये कौन था? ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक। आगे है, अपनी योग्यता के बल पर उसने सर ए जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया था और बाद में समाना का सूबेदार बना था। कहाँ का? समाना का सूबेदार बना था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते हुए हुई थी? ये बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत हुई थी वो कौन सा खेल खेलते वक्त हुई थी? चौगान खेल। कौन सा खेल? चौगान खेल। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर के चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने पर हुई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब हुई थी? 1210 में। क्या खेलते समय? चौगान यानी पोलो खेलते समय। उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद बिन गोरी की सुल्तान में से एक सेनापति था। कौन था? जो गोरी था ना उसका सेनापति था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को शासक घोषित किया गया। जो उसके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उसके बाद उसका पुत्र आया। कौन? आराम शाह को क्या गद्दी पर बैठा दिया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? मतलब दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो अपने साहसिक बढ़िया दृढ़ निश्चय के फैसले लिया करता था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। MBT यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके शासक के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? 5 प्रसिद्ध महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए, जिसके लिए वह विशेष रूप से विवादास्पद बन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 साहसिक फैसले कौन से थे? दोआब में राजस्व वृद्धि करना 1326 में की थी। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी लेके गया था 1327 में। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया था 1329 में। ठीक है, आगे है, खुरासान अभियान 1329 में और कराचिल अभियान 1337 ईस्वी में। ये सभी फैसले असफल रहे। क्या रहे? असफल रहे। और 1351 में उनकी मृत्यु हुई तो उस पर बदायूंनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा की और प्रजा के सुल्तान की मुक्ति मिल गई। यानी सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। उससे कई फैसले जो असफल रहे थे। ठीक है, मध्यकालीन भारत में दीवान अर्ज किसे कहा जाता था?
जो दीवान अर्ज था वो किसे कहा जाता था, यानी सैन्य विभाग को। किसको? सैन्य विभाग को। मध्यकालीन भारत की में दीवान अर्ज सैन्य विभाग को कहा गया। इस विभाग को अरीज मामूलिक भी कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है। इस विभाग द्वारा साहित्य पत्राचार का कार्य किया जाता था। इसका प्रयोग सुल्तान को घोषणाओं और पत्रों के अनुबंध तैयार किए करने के लिए किया जाता था। जो ये विभाग था, इसका जो पत्राचार था वो क्या करने के लिए किया जाता था? ताकि सुल्तान की घोषणा और पत्र अनुबंध तैयार करें। जो सुल्तान जो घोषणा करता है तो उसके बारे में बताता तो लिखा करते थे। ठीक है। इस विभाग का प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना था। इसका जो विभाग का मुख्य कार्य क्या था? सैनिकों की भर्ती करना था। सैनिकों को और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था तैयार करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर इनमें से किस गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? जो अमृतसर में प्रसिद्ध मंदिर स्वर्ण मंदिर है वो किस सिख गुरु द्वारा, ऐसा कौन सा गुरु था जिसके द्वारा यह पूर्ण किया गया था? ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव द्वारा। किस द्वारा? और गुरु अर्जुन देव द्वारा। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के नींव सिखों के चौथा गुरु कौन था? गुरु रामदास जी। ये 1577 ईस्वी में रखी थी। और इसके सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। चौथे गुरु रामदास। 5वें गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। 15 दिसंबर 1588 को स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूर्ण किया था, यानी पूरा कर दिया गया था मंदिर को। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है और इसे हर मंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। महाराज रणजीत सिंह है, उन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? 1809 में सिख साम्राज्य। किसके? सिख साम्राज्य की स्थापना की थी 1809 में। और संगमरमर और तांबे से बनवाया था। क्या बनवाया था? जो रणजीत सिंह ने जो व्यवस्था तैयार की थी, जो बनवाया था, वो कौन से धातु से बनवाया था? संगमरमर से और तांबे से। और वर्ष 1830 में, यानी 21 साल बाद इसे गर्भगृह के सोने की पत्ती में मढ़वाया, जिसके कारण इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ गया। क्या पड़ गया? स्वर्ण मंदिर पड़ गया। आगे है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? जो पंजाबी भाषा वो किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में। किसमें? गुरुमुखी लिपि में। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि का अर्थ है गुरुओं के मुख से निकली हुई, यानी गुरुओं के मुख से निकली हुई। इस लिपि में 3 स्वर्ण 32 और व्यंजन है। 3 स्वर हैं और 32 व्यंजन है। इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी। किसने की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। और गुरुमुखी लिपि को वर्णमाला संयुक्त अक्षर नहीं है। जो देखो इसमें खास बात क्या है, जो गुरुमुखी लिपि है उसमें कोई भी संयुक्त अक्षर नहीं है। जैसे हमारी देवनागरी लिपि में है ना संयुक्त अक्षर, तो इसमें नहीं है। लेकिन इसमें कोई अनेक संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन इसमें संयुक्त अक्षर तो नहीं होते, लेकिन इसमें अनेक संयुक्त ध्वनियाँ जरूर होती हैं। ठीक है। पंजाबी भाषा को मुख्य रूप से 4 भाषाओं में बांटा गया है: माझी, मलवी, दुआबे और पुआधी। निम्नलिखित मुगल शासकों में से दीन पनाह नामक शहर की नींव किसने रखी थी, लेकिन वह पूरा नहीं कर सका था? किसने की थी? हुमायूं ने क्या किया था? दीपन्हा नामक नींव रखी, शहर की नींव। इसने एक शहर बसाया था जिसका नाम था दीपन्हा, लेकिन वैसे पूरा नहीं कर पाया, शहर को बसा नहीं पाया पूरा। मुगल बादशाह हुमायूं ने दीपन्हा नगर की नींव रखी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका क्योंकि शेर शाह सूरी ने 1540 में इसे हुमायूं को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। और दीपन्हा नगर की स्थापना पर शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ के नाम से अपनी नई राजधानी का निर्माण किया। ठीक है। जिसे पुराना किला कहा जाता था। इसने क्या किया, जहाँ पर इसको पहले तो हुमायूं को हरा दिया किसने? शेर शाह सूरी ने। और इसके बाद दीपन्हा के स्थान पर इसने शेर शाह सूरी ने अपने शेरगढ़ नामक नाम रख के उसको अपनी राजधानी घोषित करने का फैसला ले लिया था। और जो अब दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में स्थित है, जो कि अब फिलहाल अब प्रेजेंट
दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में स्थित है, यानी दक्षिण एरिया में दिल्ली के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? जो मनसबदारी व्यवस्था थी किसने लागू की थी? किस मुगल शासक ने लागू की थी? किसका आंसर हो जाएगा? अकबर ने। किसने? अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रचलित थी प्रशासनिक प्रणाली जिसे अकबर ने शुरू किया था। जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो मुगल शासक किसने की थी? अकबर ने की थी। मनसब का अर्थ होता है, क्या होता है? सेना में पद या रैंक। सेना में पद या फिर रैंक। मनसब के आधार पर अधिकारियों के वेतन और भत्ते निर्धारित होते थे, यानी उनके जो मनसब जो था, जो उनकी रैंक थी, जो उनका पद था, उनके हिसाब से उनसे पेंशन या रुपये दिए जाते थे, तनख्वाह दी जाती थी। मनसबदारों की नियुक्ति बादशाह द्वारा होती थी। जो मनसब की व्यवस्था थी, जो मनसबदार था, जो उनको हेड होता था, उसकी स्थापना कौन करता था? नियुक्ति कौन करता था? बादशाह करता था। प्राय मुगलों ने सैनिक भर्ती जाति अथवा वंश के आधार पर की जाती थी। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1575 में सैन्य प्रशासन और सैन्य हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है। जो मनसबदारी व्यवस्था थी अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में सैन्य प्रशासन और सेना के हिस्सों को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय कमान के संचालन के लिए शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, फिर कल देखेंगे अगले क्वेश्चन 10 से। और दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में।